नाजरीन, चाइना का शुमार दुनिया की कदीम तरीन कौमों में होता है। अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें तो हजारों साल पे मुहित इनकी हिस्ट्री है। कई हजार साल पुरानी ये कौम है। अब इनके अंदर हर दौर में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स भी पैदा हुए हैं, फिलोसोफर्स भी पैदा हुए हैं, लीडर्स भी पैदा हुए हैं। उन्हीं में से एक सुनजू भी था। सुनजू उनका असल में जनरल था मिलिट्री का, लेकिन फिलोसोफर भी था बहुत बड़ा। इसने कई सारी किताबें भी लिखी हुई हैं। उन्हीं किताबों में से एक किताब के अंदर ये कहता है, चार उसने असल में यानी कि क्वालिटीज बताई हैं आइडियल मिलिट्री की, जो कि कभी नहीं हार सकती। ऐसी मिलिट्री जो कि कभी ना हार सकती है, उसकी चार कैपेबिलिटीज उन्होंने बताई हैं। पहली वो ये कहता है कि वो फौज कभी जंग हार ही नहीं सकती जिसको ये पता हो कि लड़ना कब है और कब लड़ाई नहीं करनी। वक्त का तयन, लड़ाई के वक्त का चुनाव, फाइटिंग के टाइम का चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा फाइट सही वक्त पे करनी चाहिए। जब वक्त सही ना हो तो नहीं लड़ना चाहिए। पहला इसका ये उसूल बयान करता है कि आइडियल फौज का पहला पहला जो यानी उनके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, वो सही वक्त के चुनाव की है। अच्छा, ये गौर से सुनिएगा, क्योंकि चाइनीज पीएलए जो है ना, वो भी सुनजू को काफी फॉलो करती है। उनकी मिलिट्री के अंदर भी आपको ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं जो कि सुनजू कह के गया हुआ है। दूसरा वो कहता है कि वो फौज कभी नहीं हार सकती जिसको ये पता हो कि जब दुश्मन बड़ा हो ना, सुपीरियर फोर्स हो, तो उससे कैसे लड़ना है, और अगर सामने इंफीरियर फोर्स आ जाए तो उससे कैसे लड़ना है। दूसरे अल्फाज में ये कि अगर एक फोर्स जो कि एक ही जैसा पावर अप्लाई कर रही है सबके ऊपर, एक ही जैसी फोर्स अप्लाई कर रही है सबके ऊपर, चाहे उसका अपोनेंट बड़ा हो या छोटा हो, तो वो कोई अच्छी फोर्स नहीं है, प्रिडिक्टेबल होती है। उसकी कैपेबिलिटी जाहिर हो जाती है सबके सामने। अच्छी फोर्स वो होती है, सुनजू कहता है, कि जिसको ये पता हो कि इंफीरियर अगर सामने से कोई ऐसे ही छोटू किस्म का आ जाए तो उससे कैसे लड़ना है, और अगर कोई पहलवान आ जाए, कोई बड़ी सुपीरियर फोर्स आ जाए, तो उससे कैसे लड़ना है। ये एक अच्छी फौज की निशानी होती है। मॉडर्न जमाने में अगर होता सुनजू, तो असल में वो ये कहता कि अमेरिका से लड़ना हो तो किस तरह से लड़ाई करनी चाहिए, और कोई छोटा मोटा यानी कि हमारे रीजन का कंट्री हो उससे लड़ना हो, इंडिया से फॉर एग्जांपल लड़ना हो तो कैसे लड़ना हो, तो इसमें फर्क होना चाहिए। फिर सुनजू कहता है कि वो फौज कभी नहीं हार सकती जिसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही जैसा फाइटिंग का स्पिरिट हो। यानी कि जवान में भी, सोल्जर में भी उतना ही जज्बा होना चाहिए जितना जनरल में है, और जनरल के अंदर भी उतना ही होना चाहिए जितना जवान में है। ये सबसे बुनियादी बात है किसी भी अच्छी फौज के लिए। और आखिर में वो कहता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो फौज कभी नहीं हार सकती, सुनजू कहता है, जो कि खुद को तो हमेशा तैयार रखती हो और इंतजार इस बात का सिर्फ करती हो कि दुश्मन कब अनप्रिपेयर्ड नजर आए तो जाके उसको दबोच लूं मैं। खुद प्रिपेयर रहते हो हमेशा, इंतजार बस सही वक्त का कर रहे हो। ये जो पहला पॉइंट था इसका ना, दुरुस्त वक्त का चुनाव, उसी से मिलता जुलता एक इसका ये कोट है कि अनप्रिपेयर्ड हो दुश्मन, तब अगर आप उसको दबोच लें तो आप कभी नहीं हार सकते ना। अगर आप इसके ये चारों पॉइंट्स देखें आज के जमाने में, अमेरिका के अंदर ये चारों खसलतें आपको नहीं मिलती। उन्होंने ईरान के ऊपर हमला तो कर दिया है, लेकिन चारों ये जो चीजें हैं ना, वो नजर नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर लड़ाई का गलत वक्त इन्होंने इंतखाब कर लिया, गलत वक्त में इन्होंने इंतखाब किया है। वो यूं कि लड़ाई करने से पहले यानी प्रिपरेशंस की जाती है ना, ये चौथा और पहला पॉइंट जरा इसको मिला के देख लें। प्रिपरेशन की जाती है ना, सुनजू के जो चार पॉइंट्स थे, तो प्रिपरेशंस की जाती हैं, इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया जाता है कि भाई अगर मेरे से मामला फर्ज करो मेरे हाथ से निकल गया तो मेरे साथ फला 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 मुल्क आएंगे। ऐसा होता है ना। ये डोनाल्ड ट्रंप कूद तो गया है, कूदने के बाद सबको मिन्नतें तरले कर रहा है, स्पेन की मिन्नतें कर रहा है, मुझे बेसिस दे दो, बरतानिया की मिन्नतें कर रहा है, मेरे साथ मिल जाओ, यूरोप वालों की कर रहा है, मेरे साथ मिल जाओ, कोई इसके साथ नहीं आ रहा। आज इसने धमकी दे दी है, और आज मैं समझता हूं, आज क्या डेट है, 31 मार्च है ना। 31 मार्च को असल में डिक्लेयर कर देना चाहिए नेटो की ऑफिशियल यानी कि धपड़दूस होने का दिन, 31 मार्च 2026, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा हुआ है, इससे यूं समझ लीजिए कि आज ऑफिशियली नेटो डेड हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, इसके लिए मैं जरा उनका सोशल मीडिया पे डाला गया आपको ये पोस्ट दिखाना चाहता हूं। लुक एट दिस। इसमें जो अल्फाज
ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है ना, उसमें गुस्सा आपको साफ नजर आ रहा है। और सुनजू की बातें याद रखिएगा कि फाइटिंग करने के लिए वक्त का चुनाव जरूरी होता है, प्रिपेयर होना जरूरी होता है। ये ना वक्त का ठीक से चुनाव कर सका है और ना ये बंदा प्रिपेयर्ड था, और अब ये रो रहा है और अपने सोशल मीडिया के ऊपर दुनिया को दिखा के तो मजाक बनवा रहा है अपना। असल में ट्रंप साहब कहता है कि ऑल ऑफ दोज कंट्रीज, शिकायतें लगा रहा है, मेरे साथ मिले क्यों नहीं तुम लोग, प्रिपरेशन यानी खुद की नहीं थी, जब जरूरत पड़ी कोई इसका साथ देने नहीं आया, अब रो रो के दुहाइयां दे रहे हैं। All of those countries that can't get jet fuel because of the Strait of Hormuz, like the United Kingdom, which refused to get involved in the decapitation of Iran, I have a suggestion for you. Number one, buy from the US, we have plenty. And number two, build up some delayed courage, go to the Strait and just take it. You'll have to start learning how to fight for yourself. The USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us. Iran has been essentially decimated. The hard part is done. Go get your own oil. President DJT. यानी कि दुहाइयां दे रहा है कि हम आपको बुलाते रहे। पहली मर्तबा इसने नहीं किया, इस तरह से 3-4 मर्तबा कह चुका है, और खास तौर पर यूके को निशाना बनाता है, क्योंकि यूके जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा करीब अमेरिका के यूके रहा है। इसकी वजह एक तो ऑब्वियस ये है, दोनों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, ये दोनों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, उधर भी इंग्लिश है उधर भी इंग्लिश है, थोड़ा सा फर्क है दोनों की इंग्लिश में, लेकिन तकरीबन मोर और लेस सेम, बोलने का लहजा थोड़ा सा डिफरेंट है अमेरिकन और ब्रिटिश, लेकिन ये इस वजह से इनके ज्यादा करीब हैं। और वेस्ट का जो परचम था, जो फ्लैग था वेस्ट का, पहले ब्रिटिश जो थे वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लीडर हुआ करते थे, उनसे ये फ्लैग पास ऑन हुआ अमेरिका की तरफ, तो ये भी दोनों के दरमियान एक ताल्लुक है। बहरहाल तो इसको ज्यादा ये हमेशा जहां जाता है ना, इनको कैरी करते रहे हैं पास्ट में भी, लेकिन इस मर्तबा ये भी इनके साथ नहीं आए, तो ये रो रो के इनको कह रहे हैं कि अब बस, अब तुम हमारे साथ नहीं आए तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। कहीं पर भी अगर तुम्हें लड़ाई करनी हो, कुछ भी चाहिए हो, नहीं, हम तुम्हारी कोई हेल्प ही नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने हमारी हेल्प नहीं की। तो देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वही सुनजू को थोड़ा सा पढ़ लेता डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अच्छा होता, इसको पता चलता कि भाई ये दुरुस्त टाइम नहीं था लड़ाई करने का, प्रिपेयर्ड थे नहीं, घुस गए लड़ाई के अंदर। उसके बाद वो जो सुनजू ने कहा था ना कि नीचे से लेकर ऊपर तक किसी भी फौज के अंदर एक जैसा नज्मो जब्त और जज्बा होना चाहिए। अब अमेरिका के अंदर जज्बे का आलम यह है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो बाथरूम्स खराब होने की इतलात आती रही है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा था लेकिन उधर गया नहीं क्योंकि वो पीछे मुड़ गया, उन्होंने कहा यार तो टॉयलेट्स इसके अंदर खराब हैं तो फौजी कैसे रहेंगे इसके ऊपर। बाद में पता चलता है उसके अंदर जो फौजी थे चड्डी बनियाने अपने और टॉवल वगैरह डाल देते थे टॉयलेट्स के अंदर ताकि ये खराब हो जाए और वापस जाना पड़े, क्योंकि इसकी जो मरम्मत है नहीं हो सकती थी वहां पर खड़े खड़े, इसको रिपेयर करने के लिए वापस ले जाना पड़ता है वहां से, यानी मिडिल ईस्ट से दूर वो कहीं अमेरिका के अंदर इसकी रिपेयर वगैरह होती है, या एक दो और फैसिलिटीज यूरोप के अंदर है, तो उसके बिना ये नहीं हो सकता। तो ये वापस यानी वहां पर जाने के लिए इनकी जो फौजी हैं, ऐसी इतलात वेस्टर्न मीडिया में आती रही है कि इस तरह की हरकतें करते रहे, तो इसका क्या मतलब है? मोरल डाउन है, फौजियों का मोरल डाउन है। क्यों डाउन है? क्या वो अपने मुल्क के लिए लड़ना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है, अमेरिका के लिए अमेरिकन फौजी जान देने को भी तैयार हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये जंग अमेरिका की है ही नहीं असल में। बात है सारी ये, वो फौजी सोच रहा है यार मैं ओथ लेकर आया हुआ हूं कि अपने लोगों की हिफाजत करूंगा, उनको बचाऊंगा, इधर मुझे लाकर तो इजरायली जंग में पटक दिया, तो इनके लिए थोड़ी मैं ओथ लेकर आया हुआ हूं, मैं तो अपने बच्चों, घर, जमीन अपनी, अपना मुल्क, उसकी प्रोटेक्शन के लिए फौज में आया हुआ हूं ना, ये तो मुझे इजरायली जंग में फेंक दिया गया। तो एज अ रिजल्ट मोरल डाउन नजर आता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीजें हैं जो कि संजू कई डेकेड्स पहले ऑब्जर्व करके गया था, और मेरे ख्याल से चूंकि अमेरिका डिक्लाइनिंग सुपर पावर है तो इस तरह की जो चीजें हैं उनमें नजर आ रही है उनकी मिलिट्री ओवर स्ट्रेच हो गए हैं, और अब सूरत हाल ये हो गई है कि खुद उनके जो साथी हैं, उनके जो दोस्त रहे हैं पास्ट में, वो भी उनको नहीं सुन रहे। अब आते हैं जरा इस दूसरे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पे जो कि साथ साथ चल रही है, पाकिस्तान वाली डेवलपमेंट। आपके इल्म में है पाकिस्तान लीड रोल प्ले कर रहा है इस जंग को खत्म करने के हवाले से, पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ भी हैं। याद करिएगा ये जो अफगानिस्तान वाली जंग थी ये अभी पाकिस्तान ने खत्म कराई थी, ये लोग भूल जाते हैं ना असल में।
पाकिस्तान मेन फैसिलिटेटर था, मीडिएटर था, ये जंग खत्म करके अमेरिकन को यहां से बाहर निकालने के हवाले से मेन जो मीडिएटर था पाकिस्तान था। कतर में तो तालिबान की ऑफिस थी, लेकिन असल जो रोल विथड्रॉल के वक्त प्ले किया था पाकिस्तान ने प्ले किया था। अमेरिकन फौजियों को जो असल में विथड्रॉ कराने के लिए जो एग्रीमेंट्स वगैरह हुए थे पाकिस्तान ने करवाए थे। इसी तरह से गजा के अंदर भी पाकिस्तान ने सीज फायर के हवाले से काफी बड़ा रोल वहां पर भी प्ले किया था। तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि इस मरतबा भी पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा। इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरानी जो है ना, यानी इस वक्त आबनाए हॉर्मोज में अगर सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर कंट्री का किसी का फ्लैग समझा जा रहा है तो वो ईरान और रशिया के बाद पाकिस्तान का है। किसी जहाज के ऊपर अगर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है तो सर्टेनली वो खैर व आफियत के साथ गुजर जाएगा, इसके चांसेस यानी कि बहुत ज्यादा हाई होता है। अब एज अ रिजल्ट हो ये रहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों ने पाकिस्तान से रब्ता करना शुरू किया। ये मैंने उस दिन अपने बांग्लादेश के दोस्तों को भी कहा था कि नई जो सरकार है, ये जो आपका यानी ये जो तारिक रहमान साहब हैं ट्विटर पर बैठकर बुरा भला बोल रहे थे पाकिस्तान को 1971 और ये, तो मैंने कहा यार ये कोई वक्त नहीं है इस तरह से वक्त पे बात की जाती है। वही सुजू वाली बात, वक्त को पहचानना जरूरी होता है, यानी ये कोई टाइम ही नहीं है इस तरह की बातें करने का। तो उन्होंने ये लिखा और उसके बाद इनके जो खलीलुर रहमान साहब हैं वो फिर एनर्जी क्राइसिस हल कराने के लिए इंडिया को कह रहे थे, जहां पर खुद लाइनें लगी हुई हैं एलपीजी स्टेशन के बाहर और फ्यूल स्टेशन के बाहर। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि पाकिस्तान को बोलें, क्योंकि वहां से आबना हरमोज से वो जहाजों को गुजरवा रहे हैं, उनको एक फैसिलिटी है, पाकिस्तान को है। अब मुख्तलिफ मुल्क जो है ना दीगर वो पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं, हमारे जहाज आप यहाँ से क्रॉस करवा के दें। जो इसेंशियल जो कमोडिटीज है ना, ऑयल हो गया या दीगर कार्गो हो गया जो बुनियादी जरूरत का होता है, वो हमें आप यहाँ से कम क्रॉस करवा के दें। ये कई मुल्कों ने पाकिस्तान को कहा हुआ। एज अ रिजल्ट बाकायदा पाकिस्तान ने वहां पर एक फैसिलिटी अब वो शुरू करने जा रहे हैं इस हवाले से कि जो करीबी दोस्त ममालिक है ना, उनको हम यहाँ से जहाज उनके क्रॉस करवा के देते हैं अपने झंडे के तले। ये बात कौन कह रहा है, रेफरेंस के बिना में कोई बात यहां पर करता नहीं हूं। ब्लूमबर्ग, जिसका शुमार वेस्ट के सबसे बड़े न्यूज आउटलेट्स में से होता है, ब्लूमबर्ग ने लिखा है पाकिस्तान इज कंसिडरिंग ऑप्शंस दैट इंक्लूड अलोइंग अदर शिप्स टू फेरी वाइटल कार्गोज अंडर इट्स फ्लैग आफ्टर ईरान सैड इट वुड अलो 20 ऑफ द नेशंस वेसल्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो दुनिया ने देखा कि यार ये क्या, बाकियों के जहाज उधर फंसे हुए हैं, इंडियंस के लाखों टन का कार्गो फंसा हुआ है इंडियंस का वहां पर, तो वो वहां पर फंसे हुए हैं इंडियंस और दीगर जहाज फंसे हुए, पाकिस्तानी जहाज गुजर रहे हैं एक के बाद एक। तो उन्होंने इनसे राब्ता करना शुरू किया है। अब एज अ रिजल्ट पाकिस्तान जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि ये इस तरह से फैसिलिटेट करेंगे दोस्त ममालिक को, लेकिन सबको नहीं कर सकते। जो करीबी दोस्त हैं, जो कि बिरादराना जिनसे ताल्लुकात हैं, उनके लिए पाकिस्तान ये एक ऑप्शन यानी स्टार्ट करने का उन्होंने फैसला किया हुआ पाकिस्तान ने। अच्छा, अब आते हैं उस यानी कि सीज फायर की वो जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है वो कहां तक पहुंची। आज इसहाक डार साहब पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना गए हुए थे वांग यी की दावत पे, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की दावत पे स्टेट गेस्ट हाउस में वो वहां पर रुके थे। स्टेट के गेस्ट थे, सरकारी दावत पे गए हुए थे ना, तो स्टेट गेस्ट हाउस में वहां पर वो रुके हुए थे। तो वहां पर मैंने आपको बताया कि असल में ये गए हुए हैं गारंटीज के हवाले से। ये पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि असल में ये वहां से गारंटीज पाकिस्तान से मांगी हैं ईरान ने कि हमें गारंटीज लेकर दो कि हमारे ऊपर फ्यूचर में कोई अटैक नहीं होगा, तो फिर हम यहां पर इस जंग को बंद करेंगे। तो अब देखें, मेरी इस बात की कंफर्मेशन यूं हो गई है, ईरान के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि जंग बंद कराने को तैयार है, लेकिन गारंटीज चाहिए। आज उनका बयान आया है, वही बात उन्होंने की जो कि मैंने थोड़ी देर पहले की थी। मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट किया है, ईरान सेज इट हैज नेसेसरी विल टू एंड वॉर विद यूएस बट डिमांड्स गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर अटैक्स। तो इसी हवाले से मैंने आपके साथ जिक्र किया कि ये जो गए हुए हैं वहां पर, ये इसी हवाले से गए हुए हैं, गारंटीज अरेंज कर रहा है पाकिस्तान। ये अमेरिका के साथ भी करेंगे, इनके साथ भी करेंगे, और एक पूरा पैकेज बनाकर तो एक डील ऑफर की जाएगी और होपफुली वो मान ली जाएगी। लेकिन माइकल कुगलमैन जो कि वेस्ट के एक बड़े एक्सपर्ट हैं, जरा उनको देखें कि वो क्या लिख रहे हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के दौराए चाइना के हवाले से। 5 नुकाती
मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें चाइना ने खुल के कह दिया है कि वो पाकिस्तान की इन एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं जंग को बंद करने के हवाले से, उनको मुकम्मल हमारी बैकिंग हासिल है, ये चाइना ने कहा है। तो कुगलमैन कहता है द चाइना पाकिस्तान 5-point इनिशिएटिव signals Beijing's endorsement of the US-Iran peace process that Islamabad has sought to advance. But it's also likely a reflection of Pakistan's view that China needs to be brought into the fold to get more buy-in from the Iranians. वो कह रहे हैं ये पाकिस्तानी इसलिए कह रहे हैं ताकि ईरान के ऊपर भी थोड़ा सा, यानी उनको भी कहा जाए कि देखो हमारे साथ ये भी हैं, यानी ईरान काफी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, उनको जरूरत है ईरान को चाइना की। तो ये एक अच्छा मैसेज यानी कि वहां पर आप कह सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है कि ईरान के भी जो दोस्त हैं, यानी जो पाकिस्तान कह रहा है ईरान के दोस्त भी वही कह रहे हैं, जो सबसे उनके मजबूत इत्तेहादी है वो भी यही कह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, इतलात ये आ रही है कि डार साहब जब गए वहां पर तो ये भी थे गलबन वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री डिप्लोमेसी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस वक्त कोई बंदा दुनिया में, तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर कर रहा है इस जंग के खात्मे के हवाले से। मेरे ख्याल से आज वो यूएई में भी मौजूद थे, यानी ये ताबड़तोड़ इनकी विजिट्स भी जारी हैं। कभी आपको कहीं पर नजर आते हैं किसी मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क में, कभी तीसरे मुल्क में। बहुत कोशिश कर रहे हैं वो भी कि समहाउ ये मामला इधर यानी थम जाए, बिकॉज अगर ये यहाँ पर ना थमा तो ये बहुत बड़ी जंग में कन्वर्ट हो सकता है, बहुत बड़ी जंग में। अभी तक शुक्र है अल्लाह का कि इसको कंटेन किया गया है। अब देखें ना, अरब ममालिक अगर चुप हैं, नहीं कूदे ना इस वॉर के अंदर, उधर डोनाल्ड ट्रंप रो रहा है कोई मेरे साथ नहीं आया, अरब भी नहीं आए और वो यूरोपियंस भी नहीं आए। भाई तैयारी तो पूरी की गई थी कि ये आ जाएंगे, असेसमेंट्स तो यही थी ना जंग स्टार्ट करने वालों की, इजरायलियों की और अमेरिकन की, कि ये बहुत बड़ी जंग हो जाएगी, ये सब मिलके लड़ेंगे ईरान से। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? रोकने वाली फोर्सेस भी तो है ना यहाँ पर, क्योंकि मामलात को रोक रही हैं, कूल डाउन कर रही हैं, कैसा ना हो। तो आप सोच सकते हैं कौन सी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान है उसमें, चाइनीज हैं, ये रोक रहे हैं। एस्केलेशन लेवल जो है ना वो एक खास हद से आगे ना बढ़े और उसमें वो कामयाब हो चुके हैं। इसीलिए रोना पिटना आपको नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का और नेतन्याहू का। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज तो मैं आपको सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं कि इस जंग को शुरू करने वाले जो शैतानी ताकतें हैं, वो जो कुछ भी इससे हासिल करना चाहती थी उन्होंने हासिल नहीं किया, नहीं कर सके। वो उनके जो एजेंडाज हैं वो पाया तकमील को पहुंच नहीं सके। वो जो कुछ हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर नहीं सके हैं। ये मुकम्मल डिजास्टर में इनका ये जो एडवेंचर था ये खत्म होने जा रहा है।